वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे पैसे दे दी भाई ने। चले भाई। अब जो है वो इलेक्शन 1945-1946 कहाँ पे हो रहे हैं? इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सवाल आएगा तो सक्सेसफुल वर द इलेक्शन ऑफ 1945-1946। हाउ सक्सेसफुल वर द इलेक्शंस ऑफ 1945-1946। 10 मार्क्स का बेटा मेरे बच्चे। आप बताएंगे इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आईएनसी की सक्सेस, आईएनसी की फेल और इंडिया मुस्लिम लीग सक्सेस और इंडिया मुस्लिम लीग की फेल। ये मार्किंग स्कीम बनेगी। आईएनसी की सक्सेस हो गई, आईएनसी की फेलियर हो गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सक्सेस हो गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फेलियर हो गई। क्या वो तो इसी को दे दो। सबसे पहले आपने बताया मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे इट वाज द सेकंड इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया 1945 1946। उसके बाद आप आईएनसी की सक्सेस बताएंगे। बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं हेडिंग डाल डाल के लिख रहे हैं। हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप हेडिंग डालते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ, हेडिंग नहीं डलती सीआई में। इसमें आप बताएंगे, इसमें आप समझाएंगे कि 91% नॉन मुस्लिम्स 91% नॉन मुस्लिम्स वोटेड फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम, अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की सक्सेस कि भाई 91% नॉन मुस्लिम्स ने किया। इसके लिए वोट किया बेटा मेरे बच्चे, आईएनसी के लिए। रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चे, मेरे पास तो ये पॉज और स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है बस। इसके बाद 91% नॉन मुस्लिम्स के अलावा आप बताएंगे कि इन्होंने शो किया कि हम कौन सी पार्टी हैं। हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। किधर की लार्जेस्ट पार्टी हैं? सब कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट पार्टी हैं। दे शोड दैट वर्दी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। They showed that they were the largest party of the subcontinent. They showed that they were the largest party of the subcontinent. They showed that they were the largest party of the subcontinent. They showed that they were the largest party of the subcontinent. उसके बाद बेटा मेरे मेरे बच्चे मेरी जान, इन्होंने 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री फॉर्म की। कितने प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री फॉर्म की? 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री फॉर्म की। 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री फॉर्म की। 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री फॉर्म करने के अलावा और पठानों ने किसको वोट दिया था? आईएनसी को वोट दिया था। 19 सीट जीत गए थे। कौन जीत गई थी? आईएनसी जीत गई थी। सर अभी भी लोग ट्रस्ट कर रहे थे, किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे? आईएनसी के ऊपर। मैंने बताया 91% नॉन मुस्लिम्स वोटेड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। They showed that they were the largest party of the subcontinent. However, they formed ministry in 8 of the provinces. The success in NWFP was the major blow for Indian National Congress because they won 19 seats, and now the non-Muslims had their full trust on Indian National Congress. So, because Indian National Congress was asking independence of India from British. आईएनसी की फेलियर। आईएनसी की फेलियर क्या थी कि भाई आईएनसी को वोट नहीं पड़ा। और किसने वोट नहीं दिया? आईएनसी को वोट नहीं मिला। किसने वोट नहीं दिया? मुस्लिम्स ने इस बार वोट नहीं दिया। क्योंकि मुस्लिम्स के क्या आ गए थे? मुस्लिम्स के ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। मुस्लिम्स के क्या आ गए थे? मुस्लिम्स को ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे क्योंकि उन्होंने विटनेस कर लिया था। क्या मेरे बच्चे? दे हैड विटनेस कांग्रेस रूल। उसके बाद आईएनसी ने तभी मेरे बच्चे वोट नहीं किया। किसके लिए वोट नहीं किया? मुस्लिम्स के, मतलब मुस्लिम्स ने वोट नहीं किया आईएनसी के लिए क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, बिकॉज दे हैड विटनेस द कांग्रेस रूल। They were not able to won the reserved seats of Muslims. Reserved seats of Muslims. ये नहीं जीत पाए थे किसकी रिजर्व सीट्स? मुसलमानों की रिजर्व सीट्स। They were not able to won the reserved seats of Muslims. As compared to previous elections, इनकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हुई। 1945 1946 का इलेक्शंस पढ़ा मैंने आपको। आईएनसी की सक्सेस पढ़ा दी मैंने आपको। आईएनसी की फेलियर पढ़ा दी। आईएनसी की बेटा सक्सेस हो गई, आईएनसी की फेलियर हो गई। अब आएगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सक्सेस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सक्सेस क्या थी कि भाई 87% मुस्लिम्स ने वोट किया। किसके लिए वोट किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए।
और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ये मेजर सक्सेस थी। मेजर सक्सेस क्यों थी? मेजर सक्सेस इसलिए थी कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रीवियस इलेक्शन में उन्होंने इतना परफॉर्मेंस, इतनी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वर्स्ट थी। इसके अलावा 30 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स की काउंसिल के अंदर। ये 30 की 30 सीट्स कौन वॉन कर गया? ये 30 की 30 सीट्स वॉन कर गई कौन? मेरे बच्चे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पंजाब के अंदर 79 सीटें इनको मिली, कितने में से? 86 में से। बंगाल के अंदर 113 मिली, कितने में से? 119 में से। सिंध के अंदर 28 मिली, कितने में से? 35 में से। आप बताएंगे कि 87% मुस्लिम्स वोटेड फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट वाज द मेजर सक्सेस फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग mainly in previous election was worst. However, 30 seats were reserved for Muslims in the Central Council. They won all the 30 seats. However, in Punjab, they won 79 seats out of 86. In Bengal, they won 113 seats out of 119. In Sindh, they won 28 seats out of 35. ये हो गया मेरे बच्चे। अब आएगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फेलियर। अब आएगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फेलियर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फेलियर क्या थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फेलियर ये थी कि नॉन मुस्लिम्स ने वोट नहीं किया था। किसको वोट नहीं किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नॉन मुस्लिम्स ने वोट नहीं किया किसको? मेरे बच्चे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में कौन जीत गई थी? आईएनसी जीत गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गई थी। मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में आईएनसी जीत गई थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गई थी। इसके अलावा आप अगली बात बताएंगे कि भाई नॉन मुस्लिम डिड नॉट वोट फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सच एज क्रिश्चियन, सच एज हिंदू, सिख्स एक्सेट्रा, and the loss of All India Muslim League in NWFP was the major blow. Because मेजर ब्लो क्यों था? मेजर ब्लो इसलिए था कि भाई मुस्लिम का मेजोरिटी एरिया है। उसके बावजूद मुस्लिम यहाँ पे हार गए थे। अब जब मुस्लिम यहाँ हार गए थे, मुस्लिम जब यहाँ हार गए थे मेरे जिगर के टुकड़े, जब मुस्लिम यहाँ हार गए थे और मुस्लिम जब हार गए हैं तो बेटा अगली बात, पंजाब में मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पाए थे। कौन मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पाई थी? ऑल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब में मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पाई थी। इसके अलावा सर, परफॉर्मेंस इंप्रूव तो हो गई थी, परफॉर्मेंस इंप्रूव तो हो गई थी, मगर स्टिल आईएनसी एक मेजर पार्टी। वैल्यूएशन में आप बताएंगे टू एवेल्युएट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो गई एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ, बिकॉज अब मुस्लिम्स के पास क्या था? मुस्लिम्स के पास विजन था। मुस्लिम्स के पास विजन था, गोल था, ऑब्जेक्टिव था, जिसको वो क्या करना चाहते थे, जिसको वो अचीव करना चाहते थे। यहाँ तक आपके भाई ने आपको बात समझा दी। अब पेपर में सवाल आएगा, मैंने आपको पहले, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लें, पहले इसका ले लें। हाउ सक्सेसफुल वर द इलेक्शंस ऑफ डैश 1946? हाउ सक्सेसफुल वर द इलेक्शंस ऑफ 1945 डैश 1946? अब इसका इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेलंगाना में लार्जेस्ट डन, डन 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 डन। ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, और 7 नंबर में भी आ सकता है, और 10 नंबर में भी आ सकता है। 7 नंबर में आएगा तो 3 रीजन लिखूंगा, 10 नंबर में आएगा तो 4 रीजन लिखूंगा कि मुस्लिम लीग ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों दी इलेक्शंस के 1945, 1945, 1946 में। आप बताएं भाई क्यों दी होगी? क्योंकि भाई मुस्लिम्स के पास अब एक विजन था, मुस्लिम्स के पास एक गोल था और एक ऑब्जेक्टिव था, जिसको वो क्या करना चाहते थे, जिसको वो अचीव करना चाहते थे। एक विजन था, एक गोल था और एक ऑब्जेक्टिव था, जिसको वो क्या करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, होमलैंड चाहते थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्ट्रगल में थी कि भाई वो किससे डिमांड कर रही थी? वो सेपरेट होमलैंड डिमांड कर रही थी, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम्स ने, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ने किसको वोट दिया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया। किसको वोट दिया मेरे बढ़िया? मुस्लिम लीग को। फर्स्ट रीजन was Muslims of the subcontinent had better vision, goal and objective to achieve. They wanted a separate homeland, and All India Muslim League was the only party
which were mainly working for the separate homeland. They were demanding a separate homeland. They were mainly on the mission to achieve it. So the majority of the Muslims, due to this vision of All India Muslim League, they voted for All India Muslim League. फर्स्ट रीजन हो गया मेरे जिगर के टुकड़े। सेकंड रीजन में कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में एक मसला था जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं इमेज प्रॉब्लम। ये इमेज प्रॉब्लम क्या थी कि भाई लीडर्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे और आवाम बहुत ज्यादा वीक थी। इसके अलावा लीडर्स में और आवाम में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। और ये डिस्टेंस क्या हो रहा था, ये डिस्टेंस आहिस्ता 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 करके रिमूव हो रहा था। जब ये रिमूव हो रहा था, जो जो लीडर्स हैं उनके पास यूथ मुस्लिम्स थी। ये यूथ मुस्लिम्स उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और लीडर्स और अवाम में गैप क्या हो गया था, कम हो गया था। लीडर्स और अवाम में गैप क्या हो गया था, कम हो गया था, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट पड़ा। The second reason was the image problem was solved. The leaders were mainly financially strong before these elections. However, and the local people were mainly weak. So now the distance between the leaders and the local people have now been mainly reduced because the leaders had youth. They were mainly doing campaigning for them. So, due to this reason, All India Muslim League got voted by the youth of the Muslims, by the Muslims of the subcontinent. हमारा सेकंड रीजन भी हो गया। वाला फर्स्ट रीजन था कि सेपरेट होमलैंड चाहिए था। सेकंड रीजन इमेज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। थर्ड रीजन ये था कि मुस्लिम्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, अब पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी, जलसा को बोलते हैं, रैलीज हो रही थी, स्लोगन्स बने हुए थे और एक वेल शेप्ड पॉलिटिकल पार्टी शो हो रही थी। और ये बिफोर द इलेक्शंस वेल वेल प्रिपेयर्ड थे। बिफोर द इलेक्शन थे कौन वेल प्रिपेयर्ड थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द थर्ड रीजन वाज द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। The All India Muslim League were mainly doing advertisement before the elections. They were mainly holding public meetings. They were doing rallies. There were slogans which are mainly in the support of All India Muslim League. They were well prepared before the elections of 1945, 1946. So, due to their better preparations, All India Muslim League got vote in the elections of 1945, 1946. आप बताएंगे लास्ट सीजन मेरे बच्चे। लास्ट सीजन ये था कि उन्होंने विटनेस कर लिया था। दे हैड विटनेस कांग्रेस रूल। वो कांग्रेस रूल को देख चुके थे। दे हैड विटनेस कांग्रेस रूल। दे हैड विटनेस कांग्रेस रूल इन विच कौन टॉर्चर कर रही थी, कांग्रेस टॉर्चर कर रही थी। और उनको रियलाइज हो गया था कि हम कांग्रेस रूल के अंडर इस्लाम को फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कांग्रेस रूल के अंडर इस्लाम को फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कांग्रेस रूल के अंडर हम इस्लाम को फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कांग्रेस रूल के अंडर हम इस्लाम को फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों कि तभी वो हमें अपने लीडर्स क्या चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पावर में चाहिए। तभी मेरे बच्चे उन्होंने मुस्लिम्स को मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम्स ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया ताकि इनके रूल में इस्लाम, इनके रिचुअल्स, इनका कल्चर, इनका फेस्टिवल्स प्रोटेक्ट रहें। आप बताएंगे तो लास्ट सीजन वॉज they had witnessed the Congress rule of 1937 and 1939. They had realized that in the rule of Congress, their rituals, their festivals, their culture, and their religion is mainly in danger. And they cannot practice their religion freely while living in the subcontinent. So, due to this reason, Muslims voted for All India Muslim League, so Muslim League could gain power, so they could practice their religion freely while living in the subcontinent. लास्ट सीजन हो गया हमारे रब के फजलो करम से। ऑल मतलब ये इलेक्शंस खत्म हो गया। इलेक्शंस खत्म होने के बाद अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान।
मैं चैट खोल रहा हूँ, किसी बच्चे का कोई सवाल हो इलेक्शंस के बारे में तो वो मुझसे पूछ ले। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कोई सवाल है तो बेटा पूछ ले। कैबिनेट मिशन प्लान समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है 1946 में। और ब्रिटेन के कौन लोग लेके आ रहे हैं? ब्रिटेन के 3 लोग लेके आ रहे हैं। एक का नाम है पैट्रिक लॉरेंस, एक का नाम है एलेक्जेंडर, और एक का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था 1942 में। ये तीनों कहाँ आ रहे हैं? ये तीनों इंडिया आ रहे हैं। और ये तीनों ने क्या बुलाई हुई है? मीटिंग बुलाई हुई है। मीटिंग बुलाई हुई है क्योंकि आईएनसी भी आएगी उसमें और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आएगी, क्योंकि अब ब्रिटिश ने अपना डिपार्चर डिसाइड करना है। ब्रिटिश ने क्या डिसाइड करना है? ब्रिटिश ने अपना डिपार्चर डिसाइड करना है। ब्रिटिश ने क्या डिसाइड करना है मेरे बच्चे? अपना डिपार्चर डिसाइड करना है। ब्रिटिश ने अपना डिपार्चर डिसाइड करना है। पैथिक लॉरेंस भी आए हुए हैं, अलेक्जेंडर भी आए हुए हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी आए हुए हैं, और आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी बुलाया हुआ है। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्लान था और एक फाइनल प्लान था। एक ड्राफ्ट प्लान था और एक फाइनल प्लान था। ड्राफ्ट प्लान क्या था? कि इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप होगी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर भी शहबाज शरीफ साहब अपना टाइम पूरा कर लेंगे ना, तो शहबाज शरीफ साहब जब अपना टाइम पूरा कर लेंगे तो कुछ टाइम पीरियड के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करेगी? वो केयर टेकर गवर्नमेंट थोड़े टाइम पीरियड तक पाकिस्तान को रन करेगी। और वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करेगी? वो पाकिस्तान को संभालेगी। और वो 5 से 6 महीने टाइम पीरियड के लिए आएगी, ज्यादा से ज्यादा। तो वो बोल रहे हैं हम इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करने के बाद हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम जो है वो एक कमीशन बनाते हैं। वो कमीशन डिसाइड करे कि एक स्टेट होंगे या 2 स्टेट होंगे। अगली बात, इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करने के बाद, कमीशन सेटअप करने के बाद वो डिसाइड करे कि एक स्टेट हो या 2 स्टेट हो। ड्राफ्ट प्लान के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम ब्रिटिश डिपार्चर की अपने जाने की तैयारी कर लेंगे। ड्राफ्ट प्लान को दोनों पार्टीज ने क्या कर दिया? दोनों पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया। बोथ पार्टीज रिजेक्टेड द ड्राफ्ट प्लान। अब फाइनल प्लान पार्टीशन के अगेंस्ट था, अगेंस्ट पाकिस्तान था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैबिनेट मिशन प्लान से पहले भी बताया था कि पार्टी जीती हुई थी जिस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। और इस लेबर पार्टी ने क्या हुआ था? इस लेबर पार्टी की अलायंस हुई थी अंडरग्राउंड। लेबर पार्टी दोस्त थी, किसकी दोस्ती बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? आईएनसी की दोस्ती। तो आईएनसी तो चाहता ही नहीं था कि सेपरेट होमलैंड बने। तो लेबर पार्टी भी नहीं है आपके पास, फिर इसी बात की वजह से लेबर पार्टी भी सेपरेट होमलैंड देने के लिए रेडी नहीं थी। ये कहते हैं भाई 3 टाइप के एरियाज होंगे। एक होगा हिंदू मेजोरिटी एरिया, एक होगा वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, और एक होगा बंगाल और असम। हिंदू मेजोरिटी एरिया, वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, बंगाल और असम। फिर ये कह रहा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जैसे आज के दौर में शहबाज शरीफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ पावर्स होंगी, जैसे कि भाई फॉरेन अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालेगी। फॉरेन अफेयर्स के अलावा डिफेंस, डिफेंस के अलावा कम्युनिकेशन। 1, 2, 3, ये 3 काम कौन संभालेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेरे बच्चे मेरी जान प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी होगी। क्या होगी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें प्रोविंशियल पावर होगी। क्या होगी मेरे बच्चे? प्रोविंशियल पावर। बात समझा दिया कि द फाइनल प्लान वाज अगेंस्ट पाकिस्तान मूवमेंट। इट स्टेट दैट देयर वुड बी हिंदू मेजोरिटी एरिया, वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरिया एंड बंगाल एंड असम। ये फाइनल प्लान वो अनाउंस कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, प्रोविंसेस के पास ही पावर होगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हर प्रोविंस का मिनिस्टर होगा और वो मिनिस्टर ही उसके अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। एकदम बिल्कुल हट गई। मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी वेस्ट 26 थी, बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना वायलेंट हो गए। और वो इतने वायलेंट हो गए कि जिंदगी में पहली बार, कभी आज से पहले उनको गुस्सा नहीं आया था, अब उनको गुस्सा आ गया। अब जब वो वायलेंट हो गए एकदम बिल्कुल, उन्होंने बोला कि भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटरटेनमेंट क्या होती है। आप हमारे साथ कोई मजाक लगा के रखा है, कोई प्रैंक हो रहा है।
इतना टाइम से हमें यहाँ बिठाया हुआ है और आप हमारा मजाक बना रहे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे। उन्होंने कहा साड़ी ऐसी थी। अब बताते हैं हम आपको। डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस हुआ 1946 को। इस डायरेक्ट एक्शन डे में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, और ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर रही थी। इसमें वायलेंस हुआ। वायलेंस हुआ तो किलिंग्स बढ़ी। किलिंग्स बढ़ी तो क्राइम रेट बढ़ा। और इसमें कितने हजार लोग मारे गए? 4,000 लोग मारे गए। इस किलिंग को ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट कलकत्ता किलिंग। ये क्यों हो रही थी? ये सेपरेट होमलैंड लेने के लिए हो रही थी। ये क्यों हो रही थी? सेपरेट होमलैंड। इस दिन के बाद, इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ब्रिटिश को रियलाइज हो गया कि ये दो कौमें साथ नहीं रह सकती। उन्होंने अनाउंस किया 3 जून पार्टीशन प्लान। और ये 3 जून पार्टीशन प्लान कब आया? ये 3 जून पार्टीशन प्लान आया 1947। 3 जून पार्टीशन प्लान आया कब? आया 1947 में आया 3 जून पार्टीशन प्लान। 3 जून पार्टीशन प्लान कब आया? 3 जून पार्टीशन प्लान 1947 में आया। सर अनाउंस किया गया। क्या अनाउंस किया गया मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े? सर अनाउंस किया गया कि अब से दो स्टेट होंगे। एक का नाम होगा पाकिस्तान, एक का नाम होगा इंडिया। इंडिया। और इसके बाद पंजाब और बंगाल को कम्युनली डिवाइड किया जाएगा। पंजाब और बंगाल को कम्युनली डिवाइड किया जाएगा। पंजाब और बंगाल को कम्युनली डिवाइड किया जाएगा। बलूचिस्तान, सिंध और केपीके में रेफरेंडम की तरफ पूछा जाएगा। रेफरेंडम बोलते हैं कि हत्ता वेदर यू वांट टू गो विद पाकिस्तान और नॉट। ये था 3 जून पार्टीशन प्लान। एट लास्ट अनाउंस हो गया था 1947 में कि भाईजान दो स्टेट बनेंगे, सेपरेट होमलैंड होगा, पंजाब और बंगाल डिवाइड होगा। मगर अभी भी एक मेन मसला था, वो था बाउंड्री सेटअप का। ये कोई एक घर की दीवार नहीं थी जो दीवार बनानी थी, दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनना था। अगली बात, सर इंडिपेंडेंस एक्ट अनाउंस हुआ। पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाट वाज इंडिपेंडेंस एक्ट। पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस की 14 अगस्त 1947 को, कि पाकिस्तान बन गया और एक सेपरेट होमलैंड हो गया। और ये सेपरेट होमलैंड किससे हुआ है? ये सेपरेट होमलैंड बना है ब्रिटिश इंडिया से। हाँ। इंडिया कब बना बेटा मेरे बच्चे? 15 अगस्त 1947। हमने अपना गवर्नर जनरल अनाउंस किया, जीजी अनाउंस किया। किसको बेटा मेरे बच्चे? हमने अपना गवर्नर जनरल अनाउंस किया। किसको अनाउंस किया हमने अपना गवर्नर जनरल? हमने अनाउंस किया गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। और इंडिया ने अनाउंस किया लॉर्ड माउंटबेटन को। जानबूझ के लॉर्ड माउंटबेटन को अनाउंस किया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन साहब की सेटिंग थी पहले दिन से। और किन से सेटिंग थी? वो आपके पास अल्लाह भला करे, ये बिल्कुल करीबो करीब थे और बहुत आपके खासम खास थे। इंडिया ने अपना गवर्नर जनरल अनाउंस किया लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी साहब कोई पोजीशन कोई सीट नहीं लेंगे। सर एक आपके पास स्टोरी काफी ज्यादा मशहूर है कि जो नेहरू साहब थे, एडवीना माउंटबेटन। एडवीना माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन की बेगम थी, वो दोस्त थी नेहरू की। जिसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेज, बहुत सारे बेनिफिट दे दिए जाएंगे। किसको मेरी जान? इंडिया को। अब आ रहा है जो मेन है, जिसमें पाकिस्तान के साथ ज्यादती की जाएगी, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ अकॉर्ड। भाई ने अभी आपको बोला था कि अभी क्या सेटअप होनी है, बाउंड्री सेटअप होनी है, तो रेड क्लिफ अवार्ड आ रहा है। और ये रेड क्लिफ अवार्ड कौन निकाल रहे हैं? साइरिल रेडक्लिफ निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं? साइरिल रेडक्लिफ। ये साइरिल रेडक्लिफ भाईजान बाउंड्री सेटअप कर रहे हैं। इन्होंने दो लोग लिए हैं आईएनसी से, दो लोग लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। दो लोग लिए हैं आईएनसी से, दो लोग लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। दो लोग लिए हैं आईएनसी से और दो लोग लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। दो लोग लिए हैं आईएनसी से और दो लोग लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। किसने लिए हैं? रेड क्लिफ भाईजान ने। बंदे का नाम क्या है? साइरिल रेड क्लिफ। रेड क्लिफ अवार्ड कब आ रहा है? 16 अगस्त को बन रहा है। साल कौन सा है? 1947। इसमें इनजस्टिस होगा। किसके साथ इनजस्टिस होगा? पाकिस्तान के साथ इनजस्टिस होगा। अब भाई पानी एक नेसेसिटी है, और सारे कैनाल हेडवर्क्स किसको दे दिए गए? इंडिया को दे दिए गए। पंजाब में पानी कहाँ से आएगा? सारे अगर ये वही संभालेंगे। वो कौन कौन से एरिया थे? फिरोजपुर, माधोपुर,
और गुरदासपुर। फिरोजपुर, माधोपुर और गुरदासपुर। फिरोजपुर, माधोपुर और गुरदासपुर, ये किसको दे दिए गए मेरे जिगर के टुकड़े? ये दे दिए गए इंडिया को। इसके अलावा बंगाल का एक एरिया कलकत्ता, आपने सुना होगा कलकत्ता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की जो मूवी है, अल्लाह भला करे, मूवी तो नहीं अल्लाह भला करे, क्रिकेट टीम है। आईपीएल के अंदर कलकत्ता किसको दिया गया? ये कलकत्ता पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान में होना था क्योंकि यहाँ पे 16 जूट फैक्ट्रीज थी। बंगाल में जूट निकलता है। 16 जूट फैक्ट्रीज थी और ये बेटा कलकत्ता किसको दे दिया गया? इंडिया को दे दिया गया। अब हम जूट लेके बैठे हैं, फैक्ट्री है कोई नहीं, तो किधर बनाए जूट? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज यहाँ सेक्शन 2 खत्म हो गया। अब जो हमारे सवालात रह गए हैं, वो जो सवालात हम करेंगे पाकिस्तान मूवमेंट वाले, वो सवाल देख लीजिए। जितने स्कूल के बच्चे हैं वो लाजमी क्लास लेंगे कल और परसों की, लाजमी, क्योंकि मैं इसमें अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूबॉर्न पाकिस्तान का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अगली बात सर, मेरे साथ सवाल लिख लीजिए। ये सवाल, हम सवाल के जवाब हम अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। एक बार देख लें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने तीनों सवाल लिख दिए हैं। इस सवालात के जवाब हम कल करेंगे, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूबॉर्न पाकिस्तान में कंप्लीट करा दूंगा, इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा, और सेक्शन 3 भी इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। सेक्शन 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ खत्म हो गया है। रेड क्लिफ अवार्ड पे 4 नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट वाज रेड क्लिफ अवार्ड पे, व्हाट वाज इंडिपेंडेंस एक्ट पे, और व्हाट वाज 3 जून पार्टीशन प्लान पे। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे पे हमने आज पढ़ा, हमने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा है, और आज हमने इलेक्शंस पढ़े 1945 1946। सही है मेरे जिगर के टुकड़े। अब हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज। अब हम जो है जुम्मा हफ्ता इतवार, आज जुम्मा था, आज की क्लास हो गई हफ्ता इतवार। आपने क्लास लाजमी लेनी है, लाजमी लेनी है, हर हाल में लेनी है। अल्लाह हाफिज। मैसेज करो उस ग्रुप में।